Shut up and sit down. Peasant Revolt, Kisan Vidroh. In an earlier lesson, you read about the various land settlements and the adverse effect they had on the Indian peasantry. अब देखिए, जो स्टूडेंट लाइन से वीडियो को पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये अभी आप चैप्टर 7 में आ चुके हैं। तो पिछले पार्ट में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि अलग अलग भू व्यवस्थाओं, लैंड सेटलमेंट्स और उनके भारतीय किसानों पर पड़े प्रतिकूल प्रभावों से संबंध में कि क्या इसका बुरा इफेक्ट पड़ा था किसानों पर, इसके बारे में हम आपको आगे पढ़ा चुके हैं। द परमानेंट सेटलमेंट हैज मेड द जमींदार द ओनर ऑफ द लैंड। अब देखिए, परमानेंट सेटलमेंट लाया गया, स्थायी व्यवस्था ने जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया था। बट दिस लैंड कुड बी सोल्ड ऑफ इफ ही फेल टू पे द रेवेन्यू ऑन टाइम। लेकिन ये जो जमींदार था, ठीक है, यदि वह समय पर टैक्स नहीं देता ब्रिटिश सरकार को, वह लगान अदा ना करने में अगर असफल रहे तो उसकी जमीन को बेचा जा सकता था। This forced the zamindars and the landlords to extract money from the peasants even if their crops failed. अब देखिए, इससे क्या हुआ? इसने जमींदारों और भूस्वामियों को किसानों से धन छीनने के लिए मजबूर कर दिया। चाहे उनकी सारी फसल नष्ट हो गई हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसान को पैसा देना ही पड़ता था, क्योंकि अगर वो पैसा नहीं देते तो जमींदार और जो लैंडलॉर्ड्स थे, भूस्वामी, उनका जमीन ब्रिटिश सरकार किसी और को बेच देती। These peasants often borrowed money from the moneylenders who were also called महाजन्स। अब किसान का मान लीजिए पैसा है नहीं, उसको देना है, तो किसान क्या करते थे? यह किसान प्राय ऋणदाताओं, महाजनों से उधार लेते थे, ऋण लेते थे, ठीक है। The improvised peasants could never pay back this borrowed money. अब देखिए, अब किसान का हालत तो बहुत खराब था, वो दरिद्र थे, उनके पास पैसा ही नहीं होता था, तो उनसे लिए गए जो वो उधार लेते थे महाजन से, वो कभी उसको चुका ही नहीं पाते थे, लौटा ही नहीं पाते थे। This led to many hardships like extreme poverty and being forced to work as bonded laborers. अब देखिए, इसके कारण उन्हें घोर दरिद्रता, भयंकर गरीबी जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और उन्हें बंधुआ मजदूरों, बॉन्डेड लेबर की तरह काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। Hence, the lower and exploited classes often attacked their exploiters. अब इसके वजह से जो निम्न एवं शोषित वर्ग के जो लोग थे, अपने शोषकों पर आम तौर पर प्राय वह आक्रमण कर देते थे। अब आप ही सोचिए, कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगा, शोषित करेगा, तो आप क्या करेंगे? आप भी अपना आपा खोएंगे और उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। Failure to pay by the zamindars also meant that the land would be taken away by the British. जमींदारों द्वारा लगान का भुगतान न करने का मतलब यह भी था कि अंग्रेजों द्वारा उनकी जमीन को छीन लिया जाएगा। The British then would auction this land to the highest bidder, who often came from the urban areas. अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इसके बाद इस जमीन को ऊंची कीमत देने वाले बोलीदाता को नीलामी में बेच दिया जाता था, जो कि प्राय शहरी क्षेत्रों से के निवासी होते थे। The new zamindars from the city had little or no interest in the land. अब शहर से जो नया जमींदार बनते थे, उनको क्या होता था? शहरों से आने वाले नए जमींदारों की जमीन में बहुत कम अथवा बिल्कुल भी रुचि नहीं होती थी। They did not invest money in seeds or fertilizers to improve the fertility of the land, but only cared to collect as much revenue as they could. अब देखिए, वो क्या करते थे? वे जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए बीजों या खाद में धन का निवेश नहीं करते थे, परंतु उनकी रुचि अधिक से अधिक लगान वसूली, जितनी ज्यादा से ज्यादा वे कर सकते थे, उसी में रहती थी। This proved destructive for the peasants who remained backward and stagnant.
यह किसानों के लिए विनाशकारी प्रमाणित हुआ, जिससे वे बहुत पिछड़े और निष्क्रिय हो गए। To get out of this situation, the peasants now started producing commercial crops like indigo, sugarcane, jute, cotton, opium, and so on. इस स्थिति से बाहर आने के लिए किसानों ने अब नील, इंडिगो, गन्ना, शुगरकेन, पटसन जूट, कपास, कॉटन, अफीम, ओपियम और इसी प्रकार की व्यापारिक फसलों की उपज शुरू कर दी। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यहीं से खेती का वाणिज्यीकरण, कमर्शियलाइजेशन शुरू हुआ। The peasants now dependent on merchants, traders, and middlemen to sell their produce during harvest time. अब देखिए, फसल की अवधि के दौरान किसान अब अपनी फसल या उत्पाद को बेचने के लिए थोक व्यापारी, सौदागरों और दलालों पर निर्भर हो गए। As they shifted to commercial crops, food grain production went down. जैसे ही वे व्यापारिक फसलों की ओर मुड़े, खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो गया। Less food stock led to famines. अंततः खाद्यान्नों की कमी से अकाल पड़ा। It was therefore not surprising that the hungry peasants revolted. अंततः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भूखे किसानों ने विद्रोह कर दिया। Let us read more about some peasants' revolts which took place on account of the British policies. अंग्रेजी नीतियों के परिणाम स्वरूप हुए किसान विद्रोहों के संबंध में आइए कुछ विस्तार में पढ़ते हैं। देखिए, द फकीर एंड सन्यासी रिबेलियंस 1770 to 1820। फकीर और सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820 तक। The establishment of British control over Bengal after 1757 led to increase in land revenue and the exploitation of the peasants. 1757 के पश्चात बंगाल पर अंग्रेजों के नियंत्रण की स्थापना के बाद भू लगान, लैंड रेवेन्यू की वसूली और किसानों पर शोषण में बढ़ोतरी होती गई। The Bengal famine of 1770 led peasants whose land was confiscated, displaced zamindars, disbanded soldiers, and poor to come together in a rebellion. They were joined by the sannyasis and fakirs. 1770 में बंगाल में पड़े अकाल ने उन किसानों को जिनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था, उन जमींदारों को जिनको हटा दिया गया था, सेना से निकाले गए सैनिकों और गरीबों को मिलकर विद्रोह करने के लिए मार्ग दिखाया। सन्यासी और फकीर भी इनके साथ जुड़ गए थे। The fakirs were a group of wandering Muslim religious mendicants in Bengal. फकीर बंगाल में घुमंतू धार्मिक मुसलमान भिक्षुकों के समूह थे। Two famous Hindu leaders who supported them were Bhavani Pathak and a woman, Devi Chaudhrani. दो प्रसिद्ध हिंदू नेता जिन्होंने इनका समर्थन किया वे थे भवानी पाठक और एक महिला देवी चौधरानी। They attacked English factories and seized their goods, cash, arms and ammunitions. इन्होंने अंग्रेजों के कारखानों पर धावा बोल दिया और उनका सामान, नकदी, शस्त्र और बारूद छीन लिया। Majnun Shah was one of their prominent leaders. They were finally brought under control by the British at the beginning of the 19th century. अब देखिए, मजनून शाह इनके प्रमुख नेताओं में से एक थे। अंततः 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन विद्रोहों को नियंत्रित किया जा सका। The Sannyasi uprising took place in Bengal between the periods of 1770 to 1820s. सन्यासी विद्रोहों की घटनाएं बंगाल में सन 1770 से 1820 के बीच के वर्षों में हुई थीं।
The sannyasis rose in rebellion after the Great Famine of 1770 in Bengal, which caused acute chaos and misery. 1770 में भीषण अकाल के बाद बंगाल में सन्यासियों के विद्रोह उभरे, जिनके कारण अत्यंत अव्यवस्था और गरीबी फैल गई. However, the immediate cause of the rebellion was the restrictions imposed by the British upon pilgrims visiting only holy places among both Hindus and Muslims. हालांकि विद्रोह का तत्कालिक कारण था हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में से तीर्थ स्थलों का जाने वाले तीर्थयात्रियों पर अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंध. अब सोचिए, अगर आपको ये कहा जाए कि आप अपने तीर्थ स्थान पर नहीं जाएंगे तो उस समय आपका क्या रिएक्शन होगा. तो वही हुआ था, और लोग जो सन्यासी थे वो आमतौर पर इसीलिए विद्रोह किए थे. और ये रोग दोनों पे था, हिंदू मुस्लिम, इसीलिए जो जनसंख्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. फिर आया द इंडिगो रिबेलियन 1859 टू 1862, नील विद्रोह. ठीक है, 1859 से 1862. The British adopted many ways through which they could increase their profits. अंग्रेजों ने अनेक ऐसे उपायों को अपनाया जिससे वे अपना लाभ बढ़ा सकें. They also started interfering with the basic means of livelihood of the people. उन्होंने लोगों के जीवन यापन के बुनियादी साधनों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया. Not only did they introduce new crops, they also brought new techniques of farming. उन्होंने न केवल नई फसलों की शुरुआत की बल्कि खेती-बाड़ी की नई तकनीकों में भी शुरू कर दिया. Heavy pressure was put on the zamindars and peasants to pay high taxes and grow commercial crops. किसानों और जमींदारों पर भारी कर अदा किए जाने और वाणिज्यिक फसलें उगाने के लिए गहरा दबाव डालना शुरू कर दिया गया. One such commercial crop was indigo. ऐसा ही एक वाणिज्यिक फसल था नील की खेती. The cultivation of indigo was determined by the needs of the English cloth markets. अब देखिए, नील की खेती का निर्धारण अंग्रेजियों के कपड़ों के बाजार में मांग थी इसलिए किया जाता था. The discontent of the farmers growing indigo was mainly for three reasons. अब देखिए, नील की खेती करने वाले किसानों का मुख्यतः 3 कारणों से वे असंतुष्ट थे. क्यों असंतुष्ट थे? They were paid very low prices for growing indigo. नील उगाने के लिए उन्हें बहुत कम भुगतान किया जाता था. Indigo was not lucrative as it was planted at the same time as food crops. नील की खेती लाभदायक भी नहीं थी क्योंकि इसकी और खाद्यान्न फसलों की अवधि एक ही थी. And loss of fertility of the soil because of planting indigo. नील की खेती के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त होने लगी थी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा एरियाज ऑफ इंडिगो रिवोल्ट्स इन बंगाल 1859. ठीक है, तो कहाँ कहाँ हुआ था यहाँ पे आप देख पा रहे हैं. देखिए, मालदा, राशनी, पहना, डक्का, नादिया, 24 पारगनास, जेशोर, खुलना. ठीक है, आगे देखिए. एज अ रिजल्ट फूड स्टॉक डिक्लाइंड. अब नील की खेती होती थी उसी समय आपको फूड स्टॉक्स का भी, जो आपका है खाद्यान्न, उसका भी खेती करना था, लेकिन नील की खेती की जा रही थी. तो इसके वजह से क्या हुआ, इसके फलस्वरूप खाद्यान्नों के भंडार का अभाव हो गया. द peasants suffered at the hands of the traders and the middlemen on whom they depended to sell their goods, sometimes at very low prices. किसानों को उन व्यापारियों और दलालों के हाथों परेशान होना पड़ा जिन पर उन्हें अपने सामान को बेचने और कभी कदार तो बहुत सस्ते दामों पर बेचने के लिए निर्भर होना पड़ता था. They supported the zamindars to maintain their dominance and deal with their problems in administering those areas.
उन्होंने जमींदारों को अपना वर्चस्व बनाए रखने और उनके द्वारा शासित क्षेत्रों में उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए समर्थन दिया। The peasants launched a movement for non-cultivation of indigo in Bengal. किसानों ने बंगाल में नील की खेती न किए जाने के लिए एक अभियान चलाया। Hindu and Muslim peasants together went on strike and filed cases against the planters. हिंदू और मुसलमान किसानों ने मिलकर हड़तालों की और सबने मिलकर मालिकों पर कानूनी केस दर्ज करा दिया। They were supported by the press and the missionaries. प्रेस और मिशनरियों ने इनका समर्थन किया। The government passed orders in 1860 notifying that it was illegal to force the ryots to cultivate indigo. This marked the victory for the rebels. नवंबर 1860 में सरकार ने आदेश जारी किया कि जिसमें अधिसूचित किया गया कि रैयतों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करना गैरकानूनी है। विद्रोहियों के लिए इसे बड़ी जीत माना गया। आगे देखिए, ये जो आपको फोटो यहाँ दिख रहा है ये है इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल, इस तरह से होता था। फिर आता है आपका फराजी मूवमेंट 1838 टू 1848, ठीक है। तो आइए हम लोग फराजी मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। This was the first ever no tax campaign against the British government led by शरीयतुल्लाह खान एंड दादू मियान। यह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सबसे पहला कोई कर नहीं, मतलब कोई टैक्स नहीं देंगे, दिए जाने वाला संबंधी अभियान था जिसका नेतृत्व शरीयतुल्लाह खान और दादू मियां ने किया। Their band of volunteers fought heroically with the armed group of indigo planters and zamindars. उनके स्वयंसेवकों की टुकड़ियों वॉलंटियर्स ने नील बागान के मालिकों और जमींदारों से बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध किया। It brought together all the cultivators of Bengal against the tyranny and illegal extraction by the landlords. इसने बंगाल के सभी खेतीहरों को भूस्वामियों के अत्याचार और गैर कानूनी वसूलियों के विरुद्ध एकजुट कर दिया। फिर आता है आपका वहाबी मूवमेंट 1830 से 1860, 1830 टू 1860। आइए देखते हैं इसमें क्या है। द लीडर ऑफ द मूवमेंट वाज सैयद अहमद बरेलवी ऑफ रायबरेली, who was greatly influenced by the teachings of Abdul Wahab of Arabia and Shah Waliullah ad-Delhi Saint. इस आंदोलन के नेता थे रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी, जो कि अरब के अब्दुल्ला वाहिब और दिल्ली के संत शाह वलीउल्लाह के शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। The movement was primarily religious in its origin. मूलतः यह आंदोलन धार्मिक प्रकृति का था। It soon assumed the character of a class struggle in some places, especially in Bengal. शीघ्र ही कुछ स्थानों पर इसने वर्ग संघर्ष का रूप ले लिया, विशेष रूप से बंगाल। Irrespective of communal distinctions, peasants united against their landlords. अब देखिए, चाहे कोई भी संप्रदाय से हो, अलग अलग संप्रदायों से होने के बावजूद किसान अपने जमींदारों के विरुद्ध एकजुट हो गए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में आप सिग्निफिकेंस ऑफ पीजेंट रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब जो हमारा किसान आंदोलन था, किसान विद्रोह, इसकी सार्थकता क्या थी, ये आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे।